मास्क जरूर पहने। अब सबसे पहले बात यूपी में जबरन धर्मांतरण मामले की। वहां जांच एजेंसियां लगातार शिकंजा कस रही हैं। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण रैकेट मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद जब जांच एजेंसियों ने कड़ियां जोड़नी शुरू की तो मालूम चला कि आईडीसी यानी इस्लामिक दवा सेंटर की आड़ में इस पूरे रैकेट को चलाया जा रहा था और इसकी चपेट में उत्तर प्रदेश के एक दो नहीं 32 जिले थे। यूपी एटीएस उमर गौतम के 60 से 70 साथियों की तलाश में जुटी है जो देश के अलग अलग राज्यों में धर्म परिवर्तन करा रहे थे। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि यूपी एटीएस के मुताबिक यूपी के 32 जिलों में धर्मांतरण की जांच चल रही है। देश के 24 राज्यों तक धर्मांतरण रैकेट के तार जुड़े हैं। जबरन धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस को विदेशों से करोड़ों की फंडिंग का भी पता चला है। जबरन धर्म परिवर्तन मामले की जांच के दौरान यूपी एटीएस को पता चला कि कनाडा और कतर से आरोपियों को हवाला के जरिए फंडिंग की जा रही थी। इस मामले के मुख्य आरोपी उमर गौतम के ट्रस्ट को 2010 से 2021 के बीच करीब 2 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई, जिसमें 50 लाख से ज्यादा की रकम दोहा, कतर और अबू धाबी से भेजी गई। यह भी बताया गया कि उमर गौतम ट्रस्ट के पैसों को अपने खाते में ट्रांसफर करता था और फिर उनका गलत इस्तेमाल करता था। एक बड़ा नेटवर्क पूरे देश में काम करता आया है। ऐसे इसकी जो चर्चा आई है सामने देखने में, और उत्तर प्रदेश में जो इनसे संबंधित लोग थे, पूरी जांच पड़ताल के बाद उनको चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कार्रवाई को प्रारंभ किया गया है। और ये निश्चित है कि जो लोग भी इस प्रकार के कुकृत्य में शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ दंडात्मक कठोर कार्रवाई करेगी। इसके लिए हमने शासन प्रशासन को आदेशित किया है। हमारा जो एटीएस है वो सभी हमारे जो एडीजीएलओ हैं, आईजी एटीएस हैं, उनकी पूरी टीम है, वो राज्यों में तो काम कर ही रही है। वो हमारे प्रदेश में भी 32 जिलों में लगभग काम कर रही है। कानपुर में भी काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई है और हवाला के एंगल भी मिले हैं। तो हवाला के एंगल को भी अन्य प्रदेशों में जो है चेकअप किया जा रहा है कि कहाँ ये जा रहा है। लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए का हवाला का ट्रांजैक्शन तो निकल आया है। देखिए, इस वक्त दो सहयोगी साथ हैं। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से हैं, और अमित पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं। जल्दी से पहले अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, किस तरीके की नई कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं? क्या और खुलासे हुए हैं और क्या गिरफ्तारी भी हुई है कोई नई? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, इस पूरे मसले पर एटीएस पिछले कई दिनों से देश के 24 राज्य और प्रदेश के 32 जिले, जो 32 जिले उसमें मेन फोकस गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, ये वो जिले हैं जहां पर एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है। और आज रात को भी छापेमारी की गई। कानपुर से आज फिर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि एटीएस अभी इस बात को खुलासा नहीं कर रही है कि वो 2 लोग कौन से हैं, लेकिन हमारे पास जो खबर है कि 2 लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। अभी गिरफ्तारी उनकी नहीं दिखाई गई क्योंकि जो 50 से 60 उमर गौतम के वो सहयोगी हैं जो धर्मांतरण के इस पूरे खेल में शामिल थे। इसके अलावा 150 से 170 लोगों की एक और सूची यूपी एटीएस और एसटीएफ ने बनाई है जो इन लोगों के गिरोह में शामिल रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इनका सहयोग करते रहे। तो लगातार यूपी पुलिस एटीएस की छापेमारी चल रही है और सरकार की तरफ से भी कल फिर एक बार मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव से बात की और ये कहा कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कानपुर के मामले को लेकर स्पेशली मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव को ये कहा है कि इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि जो धर्मांतरण के मामले हैं, जब से उत्तर प्रदेश में अर्पिता धर्मांतरण का कानून लागू हुआ तब से 70 से अधिक मामले धर्मांतरण के अलग अलग जिलों में आए, जिसमें 22 मामले सिर्फ मेरठ के हैं। उसको लेकर सीएम ने पूरी रिपोर्ट कल पढ़ी थी, कल देखी थी और कहा कि इसमें बड़ी कार्रवाई की जाए। और आपको बता दें कि कश्मीर हो या फिर असम, वहां भी यूपी एटीएस गई है, वहां भी छापेमारी चल रही है। और अभी एक लिंक नया आया है कि जिन जिन जिलों में जहां 32 जिले थे उनके कई सारे लोगों को एटीएस ने उठाया, 20 से 25 लोग, उनसे भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है एटीएस।
तो यकीन मानिए कि अभी बहुत कुछ खुलासा होना और इस रैकेट के कई बड़े नाम, जो 7वां कोड था जिसको डिकोड नहीं कर पाई यूपी एटीएस, उसके लिए स्पेशल टीम बुलाई गई कि इसको डिकोड कैसे किया जाए। कौम का कलंक, इसके पीछे क्या कोई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, सरकार के बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा चेहरा जो देश या प्रदेश का बहुत नामी हो, सन्नाम चेहरा, उसको कहीं कौम के कलंक के नाम कर उसको टारगेट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी। उस कोड को डिकोड करने में भी अभी यूपी एटीएस जुटी हुई है। अर्पिता, अमित भी हमारे साथ है, उनसे भी जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट? और जिस तरीके से हवाला के जरिए पैसे आने की बात हो रहे हैं, ये तो देश, अलग अलग राज्यों में देश के होंगे कनेक्शन, उनको कैसे खंगाला जा रहा है? और जो पैसे वहां से आ रहे थे, किस तरीके से आ रहे थे, कितने पैसे आए हैं, इसकी क्या अलग से भी जांच हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल अलग से इस पूरे के पूरे मामले की जांच हो रही है। ईडी और अन्य एजेंसियां इस मामले की जांच करेंगी, क्योंकि एनजीओस के जरिए यहां पर फंड आ रहा था और उसके बाद इस पूरे रैकेट को ऑपरेट किया जा रहा था यूपी एटीएस के मुताबिक। तो वो एनजीओ किन धाराओं के अंतर्गत रजिस्टर्ड थे या नहीं थे, सबसे पहले इस बात का पता लगाया जा रहा है। उसके बाद जो वो फंड जो उनके पास आ रहा था, किस चैनल के जरिए वो फंड आ रहा था और कौन कौन लोगों ने पिछले 2 सालों में अपना योगदान दिया उन एनजीओज में, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है। तो यूपी एटीएस तो अपनी तफ्तीश कर ही रही है, साथ ही अन्य जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, मसलन ईडी और अन्य जो सख्त कानून है, उनके तहत भी हम ये कार्रवाई की पूरी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये रैकेट है, बहुत बड़ा है, फैला है और इसके तार है दूर दूर तक यहाँ पर जुड़े हैं। अभी तक यह सामने आ रहा है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। यूपी के पीलीभीत में धर्मांतरण का मामला वहां पर भी सामने आया। पीलीभीत में एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में आरोपी युवक और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया। लड़की के परिवार ने युवक पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। लड़की की मां का आरोप है कि युवक ने लड़की को बहला फुसलाकर उससे लाखों रुपए और सोना चांदी के जेवर भी लूटे हैं। पुलिस की टीम अब आरोपी के साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। तो रज्जू हसन को गिरफ्तार किया गया है, जो जेवरात इन्होंने आवेदिका के घर से बेला फुसला के प्राप्त किए थे और वो जेवरात जिनको बेचे गए थे उनको ये जानकारी होते हुए भी उन्होंने जेवरात खरीदे। तो उनका नाम है कयूम पुत्र छोटे बख्श, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें और 5 अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी विशेष है। गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अजीत, जरा इस केस के बारे में बताइएगा, किस तरीके के आरोप परिवार लगा रहा है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, सिर्फ पीलीभीत का मामला ही नहीं, कल कानपुर देहात का भी एक मामला ऐसे ही आया था। जो ऐसे लोग हैं वो लड़कियों को पहले लालच देकर या अपना पहचान छुपाकर उन्हें प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर धर्मांतरण कराते हैं। यही मामला पीलीभीत में आया था, जिसके बाद ये पूरी शिकायत पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेजा जा रहा है और पूरे मामले की विवेचना की जा रही। लड़की को उनके परिवार वालों को वापस कर दिया गया। ऐसा ही मामला कानपुर में भी आया था, जहां जबरन धर्मांतरण की बात थी। फिरोजाबाद में एक मामला आया था, जहां पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया, उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, पत्नी को जबरन वो प्रेशर डाल रहा था, पत्नी थाने पहुंच गई, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। तो ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। और एक बात बता दूं, एटीएस ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है वो काफी कारगर साबित हो रहा है। चाहे पीलीभीत के मामले हो, फिरोजाबाद के मामले हो, एटीएस की हेल्पलाइन पर जैसे ये वो कॉल करते हैं, तुरंत वहां का जो लोकल प्रशासन है, 27 जिले के कप्तानों को गृह विभाग ने चिट्ठी लिख दी है कि आप इन जिले जो ज्यादा संवेदनशील हैं, आप कैसे काम करेंगे। तो जैसे ही ये सूचना मिलती है, फौरन एफआईआर दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है और कार्रवाई में मैंने आपको पहले भी बताया कि 70 से अधिक मामले पिछले 2-3 महीने में दर्ज हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जब से धर्मांतरण का कानून लागू हुआ। तो अब ये कार्रवाई का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इनकी संपत्तियां कुर्क की जाएगी, जो धर्मांतरण के कारोबार में शामिल है या जो धर्मांतरण जबरन या लालच देकर कराते हैं, उनके एनएसए लगाने की बात भी कही जा रही है। इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया सीएम ने। बिल्कुल, और अमित भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, देखिए, जो रैकेट का खुलासा हो रहा है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। कनेक्शन बहुत केवल कानपुर या पीलीभीत से सीमित नहीं है, ये देश के अलग अलग राज्यों से भी सामने आ रहा है। उसको लेकर अब किस तरीके की तैयारी में और जुटे हुए हैं, और जो लोग इससे पीड़ित हैं उनको कैसे छुटकारा दिलाया जाए, उनको उससे कैसे निजात दिलाया जाए, क्या इसकी भी योजना बनाई जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल। इसके लिए लगातार जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश है कि जबरन अगर किसी से शादी की जाती है या धर्मांतरण का उसके ऊपर दबाव डाला जाता है, तो उसके ऊपर
जो कानूनी कवच है वो उसको दिया जाए, और कानूनी कवच देने में जो संबंधित एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां, वह सुनिश्चित करें जिन राज्यों में, जिन जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जो स्थानीय प्रशासन है उसको ये सुनिश्चित रोक रही हूं अमित मैं आपको, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर के राजौरी से। राजौरी के सुंदरबनी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। पवन शर्मा की खबर है कि इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। घायल जवान को इलाज के लिए सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और यह भी जानकारी मिल रही है कि सुंदरबनी में एलओसी के पास 3 से 4 आतंकियों के देखे जाने की खबर के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेरा। फिलहाल आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। संभावना यह जताई जा रही है कि कुछ आतंकी वहां पर हैं और उनको घेर कर ढेर करने की कोशिश। पवन हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, कितने आतंकी बताए जा रहे हैं? देखिए, सुंदरबनी जिला राजौरी का इलाका है। एलओसी के पास गांव है, एक दादल करके गांव है, बिल्कुल एलओसी से सटा हुआ है। यहाँ पर कल एक महिला ने 3 से 4 हथियारबंद लोगों को देखा था और उसके बाद सेना को सूचित किया था, तो उसके बाद ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो देर रात आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो चुकी है, जिसमें फिलहाल अभी तक भारतीय सेना का एक जवान घायल हुआ है, जिसे अस्पताल शिफ्ट किया गया है। लेकिन 3 से 4 आतंकी बताए जा रहे हैं जो सेना के घेरे में है, और दोनों तरफ से अभी भी फायरिंग जो है वो रुक रुक कर जारी है। ये फायरिंग लगभग रात 12 बजे के करीब मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो अभी तक चल रही है। 3 से 4 आतंकी बताए जा रहे हैं जो हथियारों से लैस थे, वो फिलहाल उसी इलाके में है, और चारों तरफ से पुलिस ने और सेना ने एरिया को घेर रखा है। तो फिलहाल पूरे इलाके को देखिए घेरा गया है। राजौरी के सुंदरबनी में आतंकियों से ये मुठभेड़ अभी चल रही है और 3 से 4 आतंकी अभी बताए जा रहे हैं। एक जवान भी हमारा घायल हुआ है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। उधर यूपी के कानपुर में धर्म परिवर्तन के खुलासे के बाद रोजाना नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। आरोप है कि कानपुर के आदित्य गुप्ता उर्फ अब्दुल कादिर ने ज्योति बधिर विद्यालय में पढ़ने वाले 7वीं कक्षा के एक छात्र को धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेरित किया था। परिवार का तो यह भी दावा है कि समय से उन्होंने बेटे का मोबाइल ले लिया और उस मोबाइल से सारे मैसेज डिलीट करा दिए। हमसे ये पूछा कि क्या मैं मुस्लिम धर्म अपना लूं, तो मैंने कहा नहीं भाई, मुस्लिम धर्म क्यों? बोले ये हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, मुस्लिम धर्म अच्छा है। फिर मैंने उसको समझाया कि नहीं, मुस्लिम धर्म, सभी धर्म अच्छे हैं, लेकिन जब तुम हिंदू हो तो हिंदू ही रहो। तो 10-15 दिन मैंने उसको समझाया, उसको समझ में आ गया। मैं उसको प्यार से समझाया, डांट के समझाया, खाना नहीं खाया, थोड़ा उसको समझ में आ गया। अजीत, यानी यहाँ पर 7वीं कक्षा का जो छात्र है उसका माइंड वॉश किया गया और उसको ये समझाया गया कि आपका धर्म खराब है, हमारा धर्म स्वीकार कर लीजिए। क्या उसके और भी कनेक्शन, क्या और उसके परिवार में किसी से संपर्क ऐसा किया गया था, या कुछ और लोग उसके साथ के हों जिनको भी इसी तरह उनका भी माइंड वॉश किया गया हो? देखिए, बिल्कुल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये गिरोह कितना खतरनाक और सातिर है। छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं, मूक बधिर बच्चों को टारगेट करते हैं, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वीडियो दिखाकर ये बताते हैं कि आपका हिंदू धर्म ठीक नहीं है, इस्लाम सबसे अच्छा धर्म है दुनिया का, और उनको जो कोड वर्ड में बताते हैं उनके ब्रेन को वॉश कर देते हैं। और फिर बच्चा घर आके बोलता है कि नहीं, हमें तो मुस्लिम धर्म ग्रहण करना है, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है। फिर गार्जियन बहुत परेशान होते हैं। कानपुर में आपने देखा था कि अब्दुल्ला, जो आदित्य था, अब्दुल्ला बन गया, और जब प्रेशर पड़ा, मीडिया जाने लगी, एटीएफ जाने लगी, तो उसने बाथरूम के अंदर अपनी दाढ़ी बना ली और कहा कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, मेरी फोटो क्यों ले रहे हैं। तो इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं। लिहाजा इस पूरे मसले पर भी एटीएस और एसटीएफ और लोकल पुलिस ये इस बात की जांच कर रही है कि बच्चे के संपर्क में कौन कौन से लोग आए और किस तरह उसके ब्रेन को वॉश किया गया। जहां पर वो गया था वहां के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, उसके स्कूल के भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो अब ऐसे एक एक कर ये मामले खुल रहे हैं अर्पिता, और पूरे देश में उमर गौतम का रैकेट फैला हुआ है। इंटरनेशनल बॉर्डर का मसला आया है कि वहां से हवाला से पैसा आ रहा है, टेरर फंडिंग की बात की जा रही है। अबू धाबी, कतर, पुर्तगाल, कई जगह से, दुबई, कई जगह से पैसे उसके खाते में ट्रांसफर हुए हैं। तो ये छोटा मोटा मामला नहीं और सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं, ये देश की अस्मिता से जुड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने की बात भी कही जा रही है। जो कई सारे वीडियो जो साहित्य दस्तावेज मिले हैं, तो यूपी एटीएस इसीलिए केंद्रीय जांच एजेंसियों से अपनी पूरी जांच की बातें और जो उनके पास सबूत है उसको शेयर कर रहे हैं और इस जांच को आगे बढ़ा रहे हैं देश के 24 राज्यों में। अर्पिता। अमित,
24 राज्यों में जांच आगे चल रही है, बढ़ गई है। किस तरीके के तार अभी जुड़ते नजर आ रहे हैं? क्योंकि हवाला से 2 करोड़ रुपए तो बताए गए कि आए हैं, क्या और भी रकम ऐसे ही ट्रांसफर होते रहे हैं? कुछ और पता चला हो? जी बिल्कुल, अवैध ट्रांजैक्शन का जो ये रैकेट है, ये एक एक नई जानकारी जब से इस रैकेट का खुलासा हुआ है ये सामने आती जा रही है। अजीत जैसा कि बता रहे थे, हवाला के जरिए रकम का लेन देन है, ये पहली चीज़ है। दूसरा, जो एनजीओ बनाए गए थे ऐसे संगठनों के जरिए, उन एनजीओ में पैसा कहाँ से आता था और उसका रूट कहाँ से है, इस बाबत भी जो संबंधित एजेंसियां हैं वो अपनी तफ्तीश कर रही हैं। तीसरा, किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया पिछले 2 सालों के दौरान ऐसे संगठनों को, उस बात की भी पूरी तफ्तीश की जा रही है। और चौथा, ये एनजीओ जो है, जो रजिस्टर्ड है, किन प्रावधान के अंतर्गत रजिस्टर्ड थे, इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है। तो रैकेट बहुत ही यहाँ पर बड़ा है और जांचकर्ताओं के सामने यूपी एटीएस से आगे ये बात बढ़ चुकी है। अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं और अब उन्होंने भी अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अन्य कई बड़े नामों का इसमें खुलासा होगा और कई और भारत के कानून हैं इसका उल्लंघन की भी बात इसमें सामने आएगी। जैसे जैसे इसमें मामले की जांच आगे बढ़ेगी, तार खुलते जाएंगे। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने पाकिस्तान की संस्था दावते इस्लामी पर धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले को लेकर कानपुर साउथ डीसीपी रवीना त्यागी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग भी की है। पाकिस्तान की एक संस्था है दावते इस्लामी, जिसके द्वारा धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और कानपुर में भी उसके इस तरीके के मामले समझ में आए हैं। कानपुर दक्षिण क्षेत्र में जिस तरह से ये लोग सक्रिय हैं और धर्म परिवर्तन करा करके समाज का माहौल ख़राब करते हैं, इस पर कार्रवाई के संबंध में और साथ में उनको ये भी अवगत कराया जाएगा कि इनकी फंडिंग किस प्रकार से होती है। अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया और उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। लालच दे करके, भय दिखा करके, विदेशी फंड ला करके अगर कोई धर्मांतरण का इस प्रकार से कुचक्र कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका खुलासा एटीएस ने किया है, उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके जो साजिश करता है वो पकड़े जा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है। मैं तो पुलिस टीम को बधाई देता हूं और एक एक अपराधी को खोज निकालना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें यूपी में बर्दाश्त नहीं होंगी। जो इस प्रकार के गलत रास्ते अपनाएगा उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई। अजीत हमारे साथ लगातार मौजूद है। अजीत, देखिए, अब लोग जो हैं वो भी कानपुर के रहने वाले सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सामने आ रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा धंधा चल रहा था, पाकिस्तान पर सीधे सीधे आरोप लगाया गया है। फिलहाल क्या उस संस्था जिसका जिक्र ये कह रहे हैं, जिसके बारे में ज्ञापन इन्होंने सौंपा है, उस पर कुछ जांच शुरू हो पाई है? देखिए, बिल्कुल तुरंत जैसे ही ये ज्ञापन सूफी ने सौंपा है, वैसे ही कानपुर के जो सीपी हैं असीम अरुण, उन्होंने बाकायदा गृह विभाग को उसके बारे में जानकारी दी है। क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम पहले आ चुका था, वहां से संचालित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का नाम पहले आ चुका था और अब वहां के इस्लामिक सेंटर पर सूफी जो वहां के सूफी राष्ट्रीय प्रवक्ता है सूफी समाज के, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लगातार धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो उसको भी एटीएस ने अपनी जांच में शामिल कर लिया है, यानी उस एंगल पर भी जांच की जाएगी और इसकी पूरी जानकारी एनआईए को शेयर की जाएगी। यही वजह है कि जो लगातार पहले दिन से हम ये सवाल न्यूज 18 इंडिया पर उठा रहे हैं कि विदेशी फंडिंग, जो टेरर एंगल, इसके अलावा कश्मीर से लेकर असम तक, केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हर जगह इनका जाल फैला हुआ है। विदेशों में उमर गौतम 18 बार इंग्लैंड जाता है, 4 बार यूनाइटेड स्टेट जाता है, कनाडा, पुर्तगाल, थाईलैंड, सब जगह उसने जाल फैला रखे है। तो क्या इसका मकसद सिर्फ धर्मांतरण मकसद नहीं है? धर्मांतरण के मामले बहुत बार आते रहे हैं करपिता, लेकिन धर्मांतरण के पीछे ऐसी खतरनाक साजिश, आप ब्रेन वॉश कर रहे हो, आप मानव बम के लिए तैयार कर रहे हो, आप आतंकी संगठनों से बात कर रहे हो, आपका जाकिर नाइक से भी रिश्ता है, आपका आईएसआईएस से भी रिश्ता है, आपके पाकिस्तानी जो इस्लामिक सेंटर है उनसे भी रिश्ते हैं। देश के अलग अलग 60 से 65 एनजीओ और धार्मिक संगठन जो हैं उनके वहां पर जो है उमर गौतम या तो पदाधिकारी है या उसके लोग पदाधिकारी हैं। इन सभी एंगल की जांच यूपी एटीएस और एसटीएफ कर रही है और सारी बातें एनआईए से शेयर की जा रही है और उनसे मदद भी ले जा रही है। अर्पिता,
अमित, एनआईए को भी सारी जो जांच अभी तक हुई है उनको सौंपा जा रहा है। कुछ और जानकारी अभी तक जांच में सामने आ पाया है? क्योंकि अलग अलग अब लोग भी सामने आ रहे हैं जो आप बीती सुना रहे हैं। जैसे ये राष्ट्रीय प्रवक्ता जो सूफी इस्लामिक बोर्ड के ये आए, इन्होंने बताया कि देखिए इस तरीके का काम चलता रहता था। तो अब लोग भी हिम्मत जुटा रहे हैं, सामने आ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। क्या कोई और सुराग भी हाथ लगा है? जी बिल्कुल, इसमें एनआईए उन लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने इस मामले में आरोप लगाया है, और इसके अलावा उन केसेस को भी लिंक कर रही है जो टेरर फंडिंग के केसेस से इससे पहले भी एनआईए ने तफ्तीश किया है। उन केसेस को भी इस मामले से लिंकअप कर रही है। एनआईए उस बात की तफ्तीश कर रही कि कहीं ऐसा न हो कि उन मामलों के जो आरोपी हैं इस रैकेट से न जुड़े हों। तो एक विस्तृत तफ्तीश है, अभी ये इसकी शुरुआत हुई है। यूपी एटीएस ने इसकी पूरी की पूरी लीड दी है। एनआईए एक पहलू है, ईडी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इसके अलावा अलग अलग भारतीय कानून है जिनका उल्लंघन हुआ है, और शिकंजा इस पूरे के पूरे रैकेट पर कसता जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है और आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे ज़रूर कि बड़े नामों का इसमें खुलासा होगा और ज़्यादा और विस्तृत तरीके से ये पूरा का पूरा जो रैकेट फैला हुआ है देश भर में और यहाँ तक कि विदेश में भी। ठीक है, आप दोनों रहिए जरा साथ। धर्मांतरण मामले में एआईएमआईएम का बयान भी सामने आया है। एआईएमआईएम नेता असीम वकार का क्या कहना है, सुनिए। इससे पहले भी बहुत लोगों को बहुत तरह के आरोपों में फंसाकर जेल भेजा गया, और इसी हिंदुस्तान में संविधान ने, अदालतों ने उन लोगों को, किसी को 5 साल बाद, किसी को 8 साल बाद, किसी को 10 साल बाद, 15 साल बाद, ये कहकर बाइज्जत बरी किया गया कि इनको झूठे आरोप में फंसाया गया। पुलिस कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। तो पहले तो आप ये जवाब दीजिए कि यह आप कैसे तय करेंगे कि यह आरोप सच है? अभी तो मामला अदालत में भी नहीं गया है। अभी तो पुलिस को चार्जशीट लगाने दीजिए, पुलिस के पहले गवाह पेश हों। अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है, लड़ने दीजिए उनको। और मुझे यकीन है कि जिस तरह से बाकी केसेस में न्यायालय ने यह कहा है कि ये बेकसूर लोग हैं, इनको रिहा किया जाए, इसमें भी यही होगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की एक महिला ने अपने पति पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। महिला ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई कि उसका पति बच्चों और उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पेशे से ट्रक चालक पति को गिरफ्तार कर लिया। महिला के मुताबिक पति ने पहले खुद धर्म बदला, जब वो पूरे परिवार पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। इतना ही नहीं, वो अपनी छोटी बहन का एक मुस्लिम युवक के साथ जबरन निकाह भी कराना चाह रहा था। हमारे आदमी ने पुलिस को मुसलमान बनने के लिए जाने। क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। तो कैसे मालूम पड़ा कि वो मुस्लिम धर्म को कबूल कर गया? जब आज 6 महीना पहले आए थे तो कितनी आग आए थे, 1 महीना जब बाद तो हो गए, 13 दिन मुसलमान बनने बन गए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ट्रक चालक है। एक दूसरा उसका मित्र जो मुस्लिम है वो भी ट्रक चलाता है। उसकी सोहबत में आकर के उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। उसी से प्रभावित होकर वह पूरे परिवार को मुस्लिम बनाना चाहता था, जिसके लिए वह दबाव डाल रहा था। पुलिस के द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही, गहनतापूर्वक इसकी छानबीन की जा रही। अजीत, जो ये अब केस सामने आया है, इसमें बताया जा रहा है कि ट्रक ही एक शख्स और था जो चलाता था, जिससे प्रभावित होकर इस शख्स ने मुस्लिम धर्म अपनाया। क्या वो शख्स अभी गिरफ्त में आया है? क्या उससे पूछताछ हो पाई है कि क्या वो ऐसे ही पहले भी लोगों को धर्म अपनाने के लिए बोलता रहा है? तौर पर 4 लाख से अधिक निगरानी समितियों के सदस्यों को अलर्ट रहने को कहा गया, और ये फार्मूला जिस तरह ट्रिपल का था, टेस्ट, ट्रीट और ट्रीटमेंट, उसी के साथ साथ अब ये निगरानी समितियां उत्तर प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर को रोकने में कामयाब होगी। और 15 जून से मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया है कि ये घर घर जाएंगी, बच्चों को जो बीमार है या घर में बच्चे उन्हें मेडिसिन किट भी दी जाएगी। तो एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये उठाया गया, जो आने वाले अजीत, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। अमित भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, यही सवाल मेरा आपसे, किस तरीके से इनको रोका जाए, या ये जो घटनाएं हैं, जितने लोग प्रभावित हैं उन पर एक्शन लिया जाए? अभी किस तरीके से कदम फूंक फूंक कर उठाए जा रहे हैं?
देखिए, एटीएस की तरफ से जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा जो लोकल पुलिस हैं उनके मॉनिटरिंग सेल जो है वो भी मजबूत की जा रही है, न केवल यूपी में बल्कि देश भर में। और खासकर यूपी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी ऐसा राज्य है जहां पर धर्मांतरण से जो रिलेटेड जो कानून है वो लाया गया है। एक तो लोकल पुलिस को यहाँ पर अलर्ट किया गया है, और दूसरा जो ऐसे लोगों को जो कानूनी कवर दिया जाए, लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए, जो लोग इस बात को लेकर शिकायत करते हैं, और स्थानीय प्रशासन को पूरी की पूरी तरीके से जिम्मेदार बनाया जाए इन घटनाओं को लेकर। इस बात पर भी विचार चल रहा है। तो एक विस्तृत योजना यहाँ पर बनाई जा रही है, कैसे अवैध धर्मांतरण का जो ये रैकेट है, कैसे ये भोले भाले लोगों को अपना निशाना न बना पाए, और अगर वो शिकायत करते हैं तो उनके अधिकारियों की रक्षा हो सके और उसके बाद पुलिस भी पुख्ता कार्रवाई कर सके। पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है। सबसे पहले इसमें कानून लाया गया है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में कि जो अन्य कदम भी स्थानीय स्तर पर भी उठाए जाएंगे। ठीक है, आप दोनों नजर बनाए रखिए। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। न्यूज़ 18 के जावेद मंसूरी की खबर है कि कोरोना नियमों के उल्लंघन की वजह से पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट को बंद कर दिया गया। इलाके के डीएम ने ये कार्रवाई की है। अनलॉक के बाद, बाजार खुलने के बाद कोरोना नियमों की जमकर यहां धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने न सिर्फ कोरोना नियमों की अनदेखी की, बल्कि कुछ लोग बिना मास्क लगाए बाजारों में घूमते भी नजर आए। लक्ष्मी नगर मार्केट में भीड़ की तस्वीरें वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आया और जांच के बाद लक्ष्मी नगर और आसपास के सभी बाजारों को बंद करने का फैसला लिया गया। डीएम ने महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लक्ष्मी नगर और आसपास के कई बाजारों को 29 जून रात 10 से 5 जुलाई रात 10 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद लक्ष्मी नगर और उसके आसपास मौजूद मंगल बाजार, सुभाष चौक, विजय चौक और जगत राम पार्क जैसे बाजार 5 जुलाई रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेन बाजार एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। कोरोना नियमों का पालन न किए जाने की वजह से 5 जुलाई रात 10 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। इस वक्त मैं मेन बाजार में मौजूद हूं और आप यहां पर देखेंगे सभी दुकानें उस आदेश के बाद से बंद हैं जो बीती रात लागू किया गया था। सुबह बीती रात से 5 जुलाई रात 10 बजे तक ये आदेश लागू रहेगा। रविंद्र यादव है जो कि इस मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहेंगे? मार्केट फिर से बंद कर दी गई और कारण दिया गया है कि कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। देखिए, कोरोना के नियमों का पालन दुकानदार एसोसिएशन भी बहुत कोशिश कर रही है और पीछे भी हमने प्रशासन से भी कहा कि आपके जो सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता वो हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको हमें यहाँ पे इस मार्केट में जो है जमा दीजिए कि जो ये हमारे यहाँ मेन बेसिक क्या है कि हमारे यहाँ बेसिक जो है ज्यादा जाम जो लगता है। देखिए, दुकानदार जब से कोविड हुआ, जब से लॉकडाउन हुआ, इसके बाद में अंदर दुकानों में कोई काम नहीं है। अच्छा। भीड़ जो है बाहर ही बाहर दिखती है। अच्छा। और उसके कारण जो है रेहड़ी पटरियां जो है ना बहुत ज्यादा आती है। लेकिन साफ तौर पर जो आदेश जारी किया उसमें कहा गया है कि मार्केट एसोसिएशंस को नियमों का पालन करना होगा। पता ऐसा है कि मार्केट एसोसिएशन तो नाम है, मार्केट के अंदर जब से लॉकडाउन खुला है दुकानों के अंदर काम नहीं है। अच्छा। ये जो बाहर की रेहड़ियां आती हैं, पटरिया वाले आते हैं, ये जो भीड़ भाड़ करते हैं, ये उसी का जो परिणाम है आज लक्ष्मी नगर का दुकानदार भुगत रहा है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहां पर पहले ये बताया गया कि कोरोना नियमों का पालन कीजिए, लेकिन उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। घरों से बाहर निकलते हैं बिना मास्क के, कई लोग आपको दिख जाएंगे, या मास्क सही ढंग से बिना लगाए लोग दिखते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक जो आप पहली तस्वीर दिख रहे हैं नहीं दिख रही होगी। और इसीलिए एक्शन लिया गया। 5 जुलाई तक इस मार्केट को, इस बाजार को बंद कर दिया गया है। अब फिलहाल स्थिति ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि रेहड़ी वाले जो थे वो भीड़ बढ़ाते थे, लेकिन जिम्मेदारी तो सबकी बनती है और वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। जिम्मेदारी ना निभाने की वजह से देखिए डीएम ने ये एक्शन लिया और 5 जुलाई तक ये बाजार बंद किया गया है। जावेद मंसूरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, अब वो मार्केट जहां पर कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा था, बार बार समझाने के बाद नहीं हो रहा था, उसको बंद कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि शायद ये एक मैसेज है, एक संदेश है उन बाजारों के लिए भी जो मान नहीं रहे हैं, जो ये मान नहीं रहे हैं कि मास्क लगाना जरूरी है, मान नहीं रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाना जरूरी है।
देखिए, बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से। इसी वक्त मैं मौजूद हूं जो लक्ष्मी नगर का मुख्य बाजार है, जिसे बंद किया गया है 5 जुलाई तक, और मैं आपको यहां पर तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये वो दुकानदार हैं, यहां काम करने वाले लोग हैं जो सुबह पहुंचे हैं, लेकिन अब आदेश जारी हो चुका है, दुकानें नहीं खोल सकते, लिहाजा ये यहाँ दुकानों के बाहर इकट्ठा हैं। ये बताइए कि दुकानें तो बंद हो गई हैं, आप लोग क्यों आए आज यहाँ पर? भाई साहब, ये जो दुकानें बंद हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुकानदारों के लिए है। अभी लगभग 2 महीने से लॉकडाउन के अंदर किसी दुकानदार भाई ने दुकान नहीं खोली। अब अगर 15 दिन के बाद दुकान खुली है, उसके बाद 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो दुकानदार के लिए इससे बुरी स्थिति कुछ नहीं होती। पूर्ण क्यों है सर? डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था बाजार में, इसलिए बंद किया गया। भाई साहब, ऐसा है, अगर 8 बजे तक बंद होना चाहिए तो 8 बजे तक ही बंद होना चाहिए। 8 बजे के बाद किसी हर दुकान में किसी 9 बजे बंद होता है, किसी 10 बजे बंद होता है। क्यों होता है? मतलब पालन नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हैं? पालन नहीं हो रहा है यहाँ पे। आपकी दुकानें हैं यहाँ पर? हाँ, हमारे दुकान है वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। और एक चीज बताओ, एक 15 दिन बाद लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद फिर 1 हफ्ता लॉकडाउन करो, पूरे दिल्ली को लॉकडाउन करो ना। सरोजिनी नगर मार्केट इतना रस भरा हुआ है। ये बताइए सर, दुकानों के भीतर और बाजार में आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है ना? जिम्मेदारी बनती है। पब्लिक भी तो बेवकूफ है, पब्लिक क्यों नहीं मानते? अच्छा, पब्लिक को मनाने के लिए भी तो मनाना चाहिए ना। फिर देखिए, ये इनकी अपनी दलील है। आप बताइए सर, यहाँ पर दुकानें बंद कर दी गई हैं 5 जुलाई तक, क्या लगता है आपको किस तरह से अब आगे बढ़े? सरोजिनी नगर में इतना मार्केट रस होता है। सबसे बड़ी बात है, ये जो दुकानें बंद हुई हैं ये साप्ताहिक बाजार की वजह से हुई है। कल मंगलवार को ये साप्ताहिक बाजार की रेहड़ियां, जो पटरियां लगती थी मंगल बाजार में, वो साप्ताहिक बाजार वालों की रेहड़ियां हमारी दुकानों के आगे मंगल बाजार और पूरा लास्ट तक ये लगा गया। कल भीड़ थी सर, आप बताइए, आपकी भी दुकान है यहाँ पर? जी बिल्कुल। मास्क अभी आपने सही नहीं लगाया, मास्क वजह से। हाँ जी। ये बताइए कि प्रशासन ने बंद कर दिया है, आप लोग पालन नहीं कर रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है, और मार्केट एसोसिएशन को कहा है कि पालन करना होगा नियमों का। देखो, नियमों का पालन करेंगे जब ही हमारा काम बनेगा। अच्छा। अगर हम नियमों का पालन कर रहे हैं, अगर 8 का 8:15 बजे बंद भी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जैसे कल साप्ताहिक बाजार लगा है, रेडी वाले आए, पटरी वाले आए, उसमें दुकानदारों की क्या गलती है? ये तो दुकानदारों के ऊपर थोपा जा रहा है कि बाजार बंद है। दुकानदारों की कह रहे हैं कि जो साप्ताहिक बाजार लगा था उसकी वजह से ये फैसला लिया गया है, कार्रवाई इस बाजार पर की गई है। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे एक भीड़ इकट्ठा है जो दुकानदारों की है, यहाँ काम करने वाले लोगों की है। दुकानें बंद है, 5 जुलाई तक बंद हो चुकी है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी बात रखने के लिए, या इन्हें कुछ हो सकता है उम्मीद हो कि कुछ बदलाव फैसले में होगा, लेकिन फिलहाल अभी कोई इस तरह का बदलाव की बात सामने नहीं आ रही। जब भी आप बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा पब्लिक को समझना चाहिए, उन्हें नियम निभाने चाहिए। आज आप विरोध करने के लिए जो व्यापारी पहुंचे हैं ये भी तो बात समझ नहीं रहे हैं। भारी तादाद में आप वहां इकट्ठा हैं और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पब्लिक को समझना चाहिए। पब्लिक तो आप ही से शुरू होती है ना। बिल्कुल, देखिए, ये जरूर समझना चाहिए। अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लोग पहुंचे हैं। ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि पब्लिक को समझना चाहिए, लेकिन अभी भी यहाँ पर बड़ी भीड़ जमा है। जब आपको पता है कि मार्केट बंद है, क्यों आए आज आप यहाँ पर? हम मार्केट के दुकानदार हैं, अपनी दुकानें देखने आए हैं। जो ये बाजार बंद हुआ है साप्ताहिक बाजार की वजह से, मंगल बाजार कहलाता है, वो पहले लगता था स्टेट बैंक के अंदर। अच्छा। और पिछले 10 साल से, लेकिन ये बताइए कि आपके आने से बाजार तो खुल नहीं जाएगा। यहाँ देख रहे हैं भीड़ अभी भी यहाँ पर है, डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, और तीसरी लहर का लगातार खतरा बना हुआ है। जी, आप सही कह रहे हैं, परंतु जो दुकानदार हैं वो, उनको विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा लक्ष्मी नगर का बाजार बंद हो गया। विश्वास नहीं हो रहा। देखिए, ये क्योंकि कल ही आदेश जारी किया गया था, आप भी यहीं पर काम करते हैं, क्या कहेंगे? मार्केट अब बंद हो गई है, लेकिन भीड़ अभी यहाँ पर पहुंची है दुकानदारों की, कर्मचारियों की। दुकानदार पहुंचे हैं यहाँ पर, नियमों का पालन नहीं हो रहा था मार्केट में, इसलिए बंद कर दिया गया। बल्कि वही देखने आए हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ तो कम से कम यहाँ भीड़ कम होनी चाहिए ना। अब 5 जुलाई तक तो बंद है, कोई काम तो सब एक बार पहले देखने तो आए ना कि फाइनल हुआ नहीं हुआ। हाँ। ये देखने आए हैं। हो गया है, हम बता रहे हैं, आदेश जारी हो गया है। अच्छा, तो पहले देखते हैं सारे, फिर देखते हैं, तो फिर देखिए, मैं ये यहाँ पर ये एक स्ट्रेच है, आपको बता दें, वहाँ से जो विकास मार्ग है लवली पब्लिक स्कूल तक और अलग अलग बाजार है, सभी दुकानों के बाहर जिस जगह आप खड़े हैं 5 जुलाई तक इसे बंद कर दिया गया है ये बाजार, क्योंकि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। बढ़ रहे हैं आगे, बात जम्मू की। जम्मू में चौथे दिन दिखे ड्रोन। जम्मू
में ड्रोन दिखने से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले वो आपको बता दें, वहां लगातार चौथे दिन देर रात ड्रोन देखे गए। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में एक बार फिर रात में 3 ड्रोन देखे गए और पहला ड्रोन रात 9:30 बजे के करीब मीरा साहिब इलाके में दिखा। इसके बाद सुबह 4:40 पर कालूचक इलाके में दूसरा ड्रोन देखा गया। इसके बाद सुबह 4:52 पर कुंजवानी इलाके में तीसरा ड्रोन देखा गया। इससे पहले कल यानी 29 जून को कुंजवानी, रत्नुचक और कालूचक में 3 ड्रोन देखे गए थे। 28 जून को कालूचक और रत्नुचक में 2 ड्रोन देखे थे और जबकि 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से ही हमला किया गया था। तो स्थिति जरा आप देखिए, चौथा दिन है, लगातार चौथे दिन रात को ड्रोन देखे गए हैं। ये बताया जा रहा है कि पहला ड्रोन रात 9:30 बजे के करीब मीरा साहिब इलाके में दिखा। उसके बाद सुबह 4:40 पर दूसरा ड्रोन दिखा। सुबह ही 4:52 पर तीसरा ड्रोन दिखा है। इससे पहले कल यानी 29 जून को भी कुंजवानी, रत्नुचक और कालूचक में 3 ड्रोन देखे गए थे। एजेंसियां अभी जांच कर रही हैं कि आखिरकार ये जो ड्रोन है ये कहां से ऑपरेट हो रहे हैं। क्या इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान या ISI से है या यहां पर ही कुछ लोग हैं जो सहयोग कर रहे हैं और यहीं से इन ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा है। ये तमाम चीजें अभी जांच में चल रही हैं और तस्वीर बहुत जल्द इस पर साफ हो जाएगी। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, लगातार चौथा दिन है आज जब ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जरा बताइएगा, ये जो इलाके हैं जहां पर ये ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो इलाका दरअसल कैसा है, कितना बड़ा खतरा हो सकता है और इन ड्रोन को पकड़ने के लिए या ये ड्रोन कहां से आ रही है समझने के लिए जांच कैसे बढ़ रही है? देखिए, हम इस समय हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर कुंजवानी इलाके में। यहाँ से कालूचक और रत्नुचक की दूरी मात्र 500 से 600 मीटर है और कुंजवानी में इस समय जहाँ पर हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है जहाँ पर पुलिस का एक बड़ा नाका भी आप जहाँ पर देख सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी जहाँ पर तैनात किए गए हैं। KUAT गाड़ी जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनात की गई है। इसके साथ ही जो जंगल आप उस तरफ देखेंगे वो इलाका पूरा आर्मी का है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है एयरफोर्स का भी और इस इलाके में बीती रात ड्रोन देखा गया है। कल भी इस इलाके में ड्रोन देखा गया। तो पिछले 3 दिन से लगातार कालूचक, रत्नुचक, कुंजवानी में ड्रोन देखे गए हैं और रात को मीरा साहिब जो इलाका है वो भी एक भारतीय सेना का बड़ा एक स्टेशन है, वहां पर उस इलाके में भी एक ड्रोन देखा गया। तो लगातार ड्रोन देखने का सिलसिला जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू में जारी है। जब से ड्रोन से 2 विस्फोट हुए हैं जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के बाद, उसके बाद इस पूरे इलाके में ड्रोन देखे जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां ये भी पता करने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। लगातार 3 से 4 ड्रोन डेली दिख रहे हैं। 3 ड्रोन रात को देखे गए थे, उससे पहले भी एक दिन पहले 2 ड्रोन देखे गए, फिर 3 ड्रोन देखे गए। तो कुल मिलाकर जो जितना भी आर्मी का इलाका है वहाँ पर ड्रोन देखे जा रहे हैं। आप सामने देखिए, सेना की KUAT टीम जो है वो भी इस इलाके में लगातार सर्च कर रही है। पूरे इलाके को घेरा गया है। सेना और पुलिस के जवान अलग अलग इलाकों में तैनात किए गए हैं कि किसी भी इलाके में ड्रोन होने की अगर सूचना मिलती है तो उन्हें पता लगाया जा सके कि आखिर कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है जम्मू शहर का। कुंजवानी, रत्नुचक, कालूचक, मीरा साहिब और इस इलाकों में अगर ड्रोन लगातार देखे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि एयरफोर्स स्टेशन पर विस्फोट होने के बाद ड्रोन लगातार जम्मू के सैन्य इलाके जो हैं वहां पर मंडरा रहे हैं, तो उनका अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। ये कुंजवानी का पूरा इलाका है जहां पर आप देखें तो सेना की गाड़ियां खड़ी हैं। पवन, आप नजर बनाए रखिए। देखिए, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले पर दिल्ली में PM आवास पर बैठक हुई जिसमें ड्रोन नीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ CDS विपिन रावत और वायुसेना के कुछ अधिकारी भी शामिल हुए थे। इस बैठक में वायुसेना की तरफ से प्रधानमंत्री को जम्मू धमाके से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई। तो कल PM आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें ड्रोन नीति पर दरअसल चर्चा की गई थी। बैठक में ड्रोन की नीति पर चर्चा हुई। पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू इलाके में ड्रोन से सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पता लगा रही हैं कि किसने हमला किया। जो ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज चौथा दिन, आज भी ड्रोन देखे गए और इसको लेकर अब क्या नीति हो सकती है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसी पर यह महत्वपूर्ण बैठक कल हुई। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।